नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करेंगे पशु की संभोग क्रिया के बारे में, गर्भकाल के बारे में, नवजात बच्चा क्या कहलाता है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पशु के संभोग क्रिया के बारे में। तो अपने पास संभोग क्रिया में गाय है, भैंस, भेड़, बकरी, उसके बाद मुर्गी और इधर अपने पास ऊंट आ जाएगा, घोड़ा और सुअर। घोड़ा और सुअर अपने सिलेबस में आता नहीं है, ज्यादा प्रश्न इनके पूछे नहीं जाते, लेकिन अपन को याद करने पड़ेंगे। कुछ इनका गर्भकाल पूछ लिया जाता है, नाड़ी दर, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इनके बारे में अपन को याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले गाय की जो संभोग क्रिया है होती है वो होती है सर्विंग, भैंस की भी होती है सर्विंग, भेड़ की होती है टपिंग, बकरी की होती है सर्विंग, मुर्गी की होती है पैन मेटिंग या फिर फ्लॉक मेटिंग। या तो पैन मेटिंग बोलते हैं या उसको फ्लॉक मेटिंग भी आप बोल सकते हो। उसके बाद ऊंट की बात करते हैं तो ऊंट की होती है कैपोलेशन। ऊंट की जो संभोग क्रिया होती है उसे कैपोलेशन बोला जाता है। घोड़े की जो होती है तो उसको बोलते हैं अपन कवरिंग, जबकि सुअर की होती है उसे बोलते हैं अपन कपलिंग। तो ये कुछ संभोग क्रिया याद रखना, यानी संभोग क्रिया का मतलब होता है नर व मादा का संभोग करने की जो प्रोसेस होती है उसको संभोग क्रिया बोला जाता है। मेटिंग प्रोसेस आप उसको कह सकते हो। तो गाय के अंदर सर्विंग हो गया, भैंस के अंदर सर्विंग हो गया, भेड़ में टपिंग हो गया, बकरी के अंदर सर्विंग हो गया, मुर्गी को पैन मेटिंग या फ्लॉक मेटिंग कह दिया, ऊंट में अपन ने कैपोलेशन कह दिया, घोड़े के अंदर कवरिंग कह दिया और सुअर में अपन ने कपलिंग कह दिया। ये तो बात हो गई संभोग क्रिया की। अब अपन बात करते हैं गर्भकाल की। गर्भकाल तो देखो, गाय का गर्भकाल, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, ऊंटनी, घोड़ी और सुअरी, इनका सबका गर्भकाल। अब सबसे पहले बात तो आप गर्भकाल की परिभाषा सुन लो। गर्भकाल की परिभाषा क्या होती है? मादा पशु में निषेचन से लेकर बच्चा पैदा होने के समय को गर्भकाल कहा जाता है। जैसे आज निषेचन हुआ, निषेचन से लेकर बच्चा पैदा होने के बीच वाले समय को। अब देखो ऑप्शन में आपके पास ये होगा कि गर्भकाल होता है संभोग से लेकर बच्चा पैदा होने वाला समय या निषेचन से लेकर बच्चा पैदा होने वाला समय। तो निषेचन से लेकर बच्चा पैदा होने वाले समय को कहा जाता है अपन को गर्भकाल। तो गाय का गर्भकाल 9 माह 9 दिन, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि औरत के समान, ऐसा भी कहा जा सकता है कि औरत के समान गर्भकाल किसका होता है? तो वो भी गाय का होता है। भैंस का गर्भकाल 10 माह 10 दिन, भेड़ का 5 माह 5 दिन। अभी मैं आपको इसका थोड़ा और भी बताऊंगा। भेड़ और बकरियों का दोनों का 5 माह 5 दिन होता है। मुर्गी का बात करते हैं तो मुर्गी का होता है 21 दिन, लेकिन जो टर्की मुर्गी होती है तो उस टर्की मुर्गी का जो गर्भकाल होता है वो होता है 28 दिन। ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद ऊंटनी की बात करते हैं तो ऊंटनी का गर्भकाल होता है 13 माह 13 दिन। अब 13 माह 13 दिन का मतलब हो गया लगभग 403 दिन के आसपास। तो 403 से लेकर 410 दिन इसका गर्भकाल होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं घोड़ी की, तो घोड़ी के अंदर होता है 11 माह 11 दिन। सुअरी की बात करते हैं तो सुअरी का माना जाता है 114 दिन, और कुतिया का भी बात कर लेते हैं तो 2 माह 2 दिन। अब देखो इनमें से सबका मैंने आपको बताया, एक बार मैं आपको फिर बता रहा हूं। गाय का होता है 9 माह 9 दिन, औरत के समान गर्भकाल भी गाय का होता है। फिर भैंस का होता है 10 माह 10 दिन होता है। भेड़ का होता है 5 माह 5 दिन, बकरी का भी 5 माह 5 दिन होता है। मुर्गी का 21 दिन होता है, लेकिन जो टर्की मुर्गी होती है उसका 28 दिन होता है। ऊंटनी में 13 माह 13 दिन होता है। घोड़ी में 11 माह 11 दिन होता है। सुअरी में 114 दिन होता है। लेकिन कभी आपसे पूछा जाता है कि भेड़ और बकरियों का अलग अलग बताइए आप, तो फिर देखो भेड़ और बकरियों का अलग अलग आप कैसे याद रखोगे? तो भेड़ का जो गर्भकाल होता है,
अगर ऐसे ऑप्शन में आ जाता है 5 माह 5 दिन तो आप कर ही दोगे, वहां तो आपको कोई समस्या है ही नहीं। लेकिन कभी ऐसा अलग अलग आपसे पूछ लिया जाता है तो आप याद रखो कि भेड़ का लगभग होता है 148 दिन के आसपास, यानी ऑप्शन में 147 से 148 दिन भी होगा तो वो भी राइट हो जाएगा। और बकरी की बात करते हैं तो बकरी का माना जाता है लगभग 153 दिन माना जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो अपन ने पहले संभोग क्रिया पढ़ी, अब अपन ने पढ़ा गर्भकाल, अब अपन पढ़ेंगे प्रसव क्रिया। पशु की जो प्रसव क्रिया है उसको किस किस नाम से जाना जाता है, तो गाय की देखिए वही आपके पास भैंस, फिर भेड़ आ गया, बकरी, उसके बाद मुर्गी, मुर्गी के बाद ऊंटनी, घोड़ी, सुअरी और कुतिया का भी मान लो, क्योंकि कुतिया का भी कई बार संभोग क्रिया पूछी, मतलब गर्भकाल के बाद जो प्रसव क्रिया है वो पूछी गई है। गर्भकाल उसका होता है 62 दिन बताया था, 2 माह 2 दिन होता है लगभग। सुअरी का 114 दिन था, घोड़ी का अपन ने पढ़ा था 11 माह 11 दिन था, ऊँटनी का 13 माह 13 दिन था, मुर्गी का 21 दिन था, लेकिन जो टर्की मुर्गी था उसका अपन को ज्यादा पढ़ना पड़ा था, 28 दिन था। फिर उसके बाद बकरी थी, तो बकरी का मैंने आपको दोनों अलग अलग बता दिया, भेड़ का अलग अलग बता दिया, भैंस का मैंने 10 माह 10 दिन बता दिया, और गाय का अपन ने पढ़ लिया 9 माह 9 दिन या औरत के समान गर्भकाल। अब अपन बात करें प्रसव क्रिया की, तो गाय की जो प्रसव क्रिया होती है वो कहलाती है काविंग, भैंस की भी वही कहलाती है काविंग, जबकि भेड़ की कहलाती है लैम्बिंग, बकरी की कहलाती है किडिंग, मुर्गी की कहलाती है लेइंग या हेचिंग। लेइंग भी बोलते हैं, हेचिंग भी बोलते हैं। याद रखना लेइंग और हेचिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर अगर डायरेक्ट आ जाता है कि मुर्गी की प्रसव क्रिया क्या कहलाती है तो लेइंग भी कहलाती है और हैचिंग भी कहलाती है, दोनों में से एक ही ऑप्शन में होगा। उसके बाद आ जाइए ऊंटनी की, तो ऊंटनी की इसको काविंग भी कहा जाता है और बर्थिंग भी कहा जाता है, काविंग भी कहा जाता है और इसमें बर्थिंग भी कहा जाता है। घोड़ी की बात करते हैं तो घोड़ी की फोलिंग बोलते हैं, सुअरी की बात करते हैं तो सुअरी में बोलते हैं फेरोविंग, और कुतिया में बात करते हैं तो कुतिया की जो प्रसव क्रिया होती है वो वेल्पिंग कहलाती है। तो देखो एक बार फिर देखो, गाय की काल्विंग कहलाती है काविंग, भैंस की भी काविंग कहलाती है, भेड़ की लैम्बिंग कहलाती है, बकरी की किडिंग, मुर्गी का लेइंग या हैचिंग कहलाती है, ऊंटनी का काविंग या बर्थिंग कहलाती है, घोड़े की फोलिंग कहलाती है, सुअरी की फेरोइंग होती है और कुतिया की वेल्पिंग होती है। तो ये अपनी देखो 3 चीजें पढ़ चुके हैं आज अपन। संभोग क्रिया अपन ने पढ़ी, गर्भकाल पढ़ी और ये अपन ने प्रसव क्रिया पढ़ी। अब अपन पढ़ेंगे इनके नवजात बच्चे के बारे में। तो देखिए इनका नवजात बच्चा क्या कहलाता है वो देखो, इनका नवजात बछड़ा देखिए, तो गाय है आपके पास, भैंस है, भेड़, बकरी, मुर्गी, सुअर, ऊंटनी, घोड़ी और कुतिया। तो इनका बताना है आपको कि इनका नवजात बच्चा क्या कहलाता है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं अपन, गाय का जो नवजात बच्चा होता है उसको काफ कहा जाता है, भैंस का जो होता है उसको भी काफ कहा जाता है, भेड़ के बच्चे को लैम्ब कहा जाता है, और बकरी का जो बच्चा होता है उसको कहा जाता है किड, मुर्गी का जो होता है उसको बोलते हैं चिक या चूजा भी आप उसको बोल सकते हो, सुअर का कहलाता है पिगलेट, ऊंटनी का कहलाता है काफ, घोड़ी का कहलाता है फोल और कुतिया का कहलाता है पप्पी, टॉमी आदि नामों से उसको जाना जाता है। ठीक है, देखो ये अपने नवजात बच्चा हो गया, गाय का हो गया काफ, भैंस का हो गया काफ, इधर से भेड़ का लैम्ब हो गया, बकरी का किड हो गया, मुर्गी का चिक हो गया, चूजा हो गया, सुअर पिगलेट हो गया, ऊंटनी का काफ कहलाया, घोड़ी का फोल कहलाया, कुतिया का पप्पी या टॉमी कहलाया। तो ये तो था अपना बच्चों का नवजात जो बच्चा था उसको किस नाम से जाना गया। अब अपन पढ़ेंगे पशुओं का मांस, कौन से पशुओं का मांस क्या कहलाता है। तो एक आपके पास गाय है, एक भैंस है, एक भेड़ है, बकरी है, मुर्गी है, ऊंटनी है, घोड़ी है,
सुअर है, ठीक है। तो ये कुछ पशु के जो मांस है जो खाया जाता है। तो देखो इसके अंदर से नॉर्मल अपन सबके मांस को, एक नवजात बछड़ा होता है उसके मांस को भी आप जोड़ सकते हो, नवजात बछड़ा होता है। तो देखिए सबसे पहले आता है अपने पास गाय का मांस। तो गाय का जो मांस होता है उसको बीफ कहा जाता है, भैंस के मांस को बफन कहा जाता है या केरा बीफ के नाम से भी जाना जाता है, बफन भी कहा जाता है या केरा बीफ भी कहा जाता है। उसके बाद भेड़ का जो होता है उसको मटन कहते हैं, बकरी के को कहते हैं अपन चेवन, मुर्गी के को अपन बोलते हैं चिकन। लेकिन जो कड़कनाथ जो मुर्गी होती है, तो कड़कनाथ जो मुर्गी होती है उसका होता है टेंडर, यानी ऐसे लिख लो आप, जो कड़कनाथ मुर्गी होती है उसके मांस को क्या कहा जाता है, टेंडर कहा जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, टेंडर कहा जाता है। तो ये चीज गाय का बीफ कहलाया, भैंस का बफन है या केरा बीफ होगा, भेड़ का मटन होगा, बकरी का चेवन होगा, मुर्गी का चिकन, और जो कड़कनाथ मुर्गी होता है उसका टेंडर कहलाया। ऊँटनी के मांस को हंसी कहा जाता है, घोड़ी का मांस ऐसे पर्टिकुलर कुछ कहा नहीं जाता है, और मांस भी बहुत कम प्रयोग किया जाता है घोड़ी का, तो ये नहीं है, लेकिन ऊँटों का प्रयोग किया जाता है। सुअर, तो सुअर का जो मांस होता है उसको पोरक बोला जाता है, और जो सुअर का नमकीनी मांस होता है, नमकीनी मांस को अलग नाम दिया जाता है, तो उसको नाम दिया जाता है बेकन का। तो ये चीज याद रखना है, सुअर का मांस पोरक कहलाता है, लेकिन उसका जो नमकीनी मांस होता है उसको बेकन कहा जाता है। उसके बाद नवजात बछड़ा आ जाइए, तो सुअर का जो नवजात बछड़ा होता है उसके मांस को व्हील कहा जाता है। तो ये पशु का मांस था, गाय का बीफ हो गया, भैंस का बफन या केरा बीफ, बफन भी ऑप्शन में आता है, केरा बीफ भी आ सकता है, भेड़ का मटन होता है, बकरी का चेवन होता है, मुर्गी का चिकन होता है, लेकिन कड़कनाथ जो मुर्गी होती है उसके मांस को टेंडर कहा जाता है, ऊँटनी के मांस को अस्सी कहा जाता है, घोड़ी के मांस को ऐसे कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है। लेकिन याद रखना कि आपको मांस के लिए घोड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो याद रखना है सुअर को याद रखना है, पोरक आएगा, नमकीनी मांस को बेकन कहा जाता है, नवजात बछड़े को व्हील कहा जाता है। तो अपन ने इस क्लास में आज पढ़ा, संभोग क्रिया पढ़ी, गर्भकाल पढ़ा, प्रसव क्रिया पढ़ी, नवजात बच्चा पढ़ा, और लास्ट में अपन ने पढ़ा मांस।